इस मूवी की शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जिसे कुछ पुलिस वाले जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकाल रहे थे। वो कैदी कई दिनों से नहाया नहीं था, जिसकी वजह से उसके शरीर से बदबू आ रही थी। पर वो पुलिस वाले उसे जबरदस्ती पकड़कर नहलाते हैं। वो उसके बालों को इतनी बेरहमी से काटते हैं कि उनकी कैंची उस कैदी के बालों के साथ साथ उसकी चमड़ी को भी काट देती है। वो उस कैदी को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद उसे फिर से जेल में फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे चलकर यही कैदी इतिहास में अपना नाम लिखेगा। आज की हमारी कहानी है बॉबी सैंड्स नाम के एक आदमी की, जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर था। यानी वो कैदी जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें सरकार की नजर में इलीगल माना जाता है। ये बात है मार्च 1981 की, जब नॉर्थन आयरलैंड में ब्रिटिश सरकार का कब्जा था और उन्होंने पूरे देश को लूट कर अपना दबदबा बना रखा था। बॉबी सैंड्स उन्हीं लोगों में से एक था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं था कि बॉबी जेल में गया हो, वो पहले भी जेल में जा चुका था। आयरलैंड में एक रूल था कि जिन लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेल में डाला जाएगा उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा मिलेगा। और इस कानून के चलते अगर कोई कैदी चाहे तो वो जेल की यूनिफॉर्म पहनने से मना कर सकते थे। वो जेल में किसी भी तरह का काम करने से मना कर सकते थे और सभी कैदी आपस में बिना किसी रोक टोक के बात कर सकते थे और भी बहुत कुछ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट 1 मार्च 1976 को एक ऐसा फैसला लेती है जिससे आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आयरलैंड के इतिहास की किताबों में आज तक बातें होती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थन आयरलैंड की जेल से। यहाँ पर हम डेवी नाम के कैदी को देखते हैं जो पहली बार किसी जेल में आया था। वो वहाँ के जेलर को अपनी डिमांड्स बताता है। वही डिमांड्स जैसे कि वो जेल के कपड़े नहीं पहनेगा, जेल में किसी भी तरह का काम नहीं करेगा और भी बहुत कुछ। लेकिन उसे पता नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रूल को हटवा दिया था। यानी अब राजनीतिक कैदियों को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। वो पुलिस वाले डेवी को उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो उसे इतना मारते हैं कि उसका सिर फट जाता है। उसे अधमरी हालत में जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ डेवी की मुलाकात गैरी नाम के कैदी से होती है जिसे 12 साल की सजा सुनाई गई थी। हमें पता चलता है कि वो सभी कैदी प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें कोई भी कैदी नहीं नहाएगा और न ही टॉयलेट करने के लिए अपने सेल से बाहर जाएगा। इस प्रोटेस्ट को डर्टी प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। वो सभी उसी कमरे में टॉयलेट करते थे और उनकी बॉडी से निकलने वाले वेस्ट को उसी जेल की दीवारों पर लेप देते थे। वो अपने यूरिन को दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक देते थे जिसे बाद में पुलिस वालों को ही साफ करवाना पड़ता था। पुलिस वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि बाहर किसी को भी ना पता चले कि अंदर वो कैदी क्या कर रहे हैं। जब भी उनके घर वाले उनसे मिलने आते थे तो उन्हें सिविलियंस के कपड़े दिए जाते थे ताकि उनके परिवार को लगे कि अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा और सब कुछ ठीक है। एक दिन गैरी की वाइफ अपने कपड़े के अंदर एक रेडियो छुपा कर लाई थी। वो चुपके से उसे गैरी को दे देती है। गैरी उस रेडियो से बाहर की खबरें सुनता था, लेकिन बाहर उनके हक को लेकर कोई बातें नहीं हो रही थी। एक दिन उन्हें बाहर से किसी की आवाजें आती हैं। गैरी डेवी से कहता है कि उन्हें अब तैयार रहना होगा, पर उसे समझ नहीं आता कि किस लिए। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक कैदी को जबरदस्ती घसीटकर बाथरूम की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच वो कैदी एक पुलिस वाले के ऊपर थूक देता है, जिसके बाद वो लोग उसे बहुत मारते हैं। उसके बालों को काटा जाता है और उसे जबरदस्ती नहलाया जाता है। इस आदमी का नाम बॉबी सैंड्स था। उसे नहलाने के बाद उसके सेल को साफ किया जाता है जिसकी दीवारों पर उसका मल चिपका हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी अपनी माँ से बातें कर रहा था। वो बॉबी से उसकी इस हालत के बारे में पूछती है, लेकिन बॉबी उन्हें कहता है कि अंदर सब कुछ ठीक है और उन्हें अंदर के हालातों के बारे में कुछ नहीं बताता। हफ्ते में एक दिन उन सभी कैदियों को प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा किया जाता था। इस समय वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होता था और यही वो समय था जब वो सभी आपस में बातें किया करते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले उन सभी को पहनने के लिए सिविलियंस के कपड़े देते हैं। वो उन्हें कपड़े देते वक्त उनके ऊपर हंस रहे थे क्योंकि ये उनकी चाल थी उनके प्रोटेस्ट को तोड़ने की। बॉबी उन कपड़ों को चेंजिंग रूम के अंदर ले जाता है। वो उन कपड़ों को कुछ देर के लिए देखता है और थोड़ी देर बाद सभी कैदी गुस्से में वहां तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जो इस बात का इशारा था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। लेकिन पुलिस वाले उनका मुंह बंद करवाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक दिन वहाँ स्पेशल फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स आते हैं जिनके हाथ में एक शील्ड और मोटे मोटे डंडे थे और वो पुलिस वाले चेकअप के बहाने उन सभी कैदियों को टॉर्चर करने वाले थे। इसके बाद एक एक आदमी को वहां से बाहर निकाला जाता है और वो सोल्जर्स उन्हें डंडे से पीटने लगते हैं। कैदियों को किसी तरह रेंग कर उनके बीच से होते हुए आगे बढ़ना था। एक आदमी उनके एनस में उंगली डालकर उसी उंगली को उनके मुंह में भी डाल रहा था और ऐसा वो सभी कैदियों के साथ कर रहा था। इस चेकअप के दौरान उस आदमी ने अपने ग्लव्स को भी नहीं बदला, जिससे उन कैदियों के एड्स जैसी बीमारी से इन्फेक्ट होने की संभावना बढ़ गई थी। उनमें से एक कैदी जब पुलिस वालों पर पलटवार करने की कोशिश करता है तो वो उसे पीट पीट कर उसे मार डालते हैं। लेकिन यहाँ हर आदमी निर्दयी नहीं था। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। इसी तरह उन लोगों पर अत्याचार चलता रहता है
और जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो नॉर्थन आइलैंड के लोग भी उनके लिए प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं। इसके बाद हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जिसने बॉबी को मारा था। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता था उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं लोग उसे मार ना दें, और उसका ये डर जल्द ही हकीकत में बदलने वाला था। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने जाता है तो एक आदमी उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। बॉबी सैंड्स को पता चल गया था कि उनके इस नो वॉच प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दुनिया भर की सरकारों की नजर उनके ऊपर पड़े। बॉबी इस बार हंगर स्ट्राइक पर जाने वाला था और वो अपने दोस्त से कहता है कि वो इसके बारे में हर जगह अनाउंस कर दे, लेकिन वो उसे बताता है कि वो ऐसा पहला नहीं है जो हंगर स्ट्राइक पर जाने वाला है। उससे पहले भी 7 लोगों ने भूख हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे पूरी करना तो छोड़ो, उन्होंने तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। पर बॉबी उसे कहता है कि पिछली बार वो सभी एक साथ स्ट्राइक पर गए थे, जिसकी वजह से उनका शरीर एक साथ कमजोर पड़ गया और उन्हें भूख हड़ताल रोकनी पड़ी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम में से हर एक आदमी एक एक करके हर 2 हफ्तों के इंटरवल में भूख हड़ताल शुरू करेगा, जिससे उनका ये प्रोटेस्ट कई दिनों तक चलेगा। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि जो कोई भी सबसे पहले भूख हड़ताल पर जाने वाला था उसे देखकर ही बाकी लोगों में हिम्मत आती। पर इसमें इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि पहला आदमी भूख से मर जाए और कोई उस पर ध्यान भी ना दे। बॉबी ने 75 लोगों के नाम छाटे थे जो उसके साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले थे, पर उसे पता नहीं था कि उनमें से कौन आखिर तक टिका रहेगा। बॉबी अपने दोस्त को अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसे एक झरने के पास एक हॉर्स का बच्चा मिला। वो शायद सिर्फ 4 या 5 दिन का ही होगा, लेकिन उसकी टांगे टूटी हुई थी और वो झरने के पास अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसे देख रहे सभी बच्चों को पता था कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन उन सभी में सिर्फ बॉबी ही था जिसने उस बच्चे को उठाया और उसे पानी में डाल दिया। बॉबी उसे कहता है कि उसने उसे तब तक पानी में रखा जब तक उसकी डूबकर मौत नहीं हो गई। जब उसके टीचर ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने उसके बालों को पकड़कर उसे पूरे रास्ते भर में घसीटा, क्योंकि उन्हें लगा कि बॉबी ने उसे मारकर एक पाप किया है। लेकिन बॉबी अपने दोस्त को कहता है कि चाहे कोई उसे कुछ भी कहे, लेकिन उसे पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने तो उसकी मदद की उस दर्द से निकलने में जिसे वो अपने हर एक मिनट और अपने हर एक सेकंड में झेल रहा था। आज भी बॉबी वही करने वाला था, लेकिन इस बार खुद के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 1 मार्च 1981 में बॉबी सैंड्स इस हंगर स्ट्राइक की शुरुआत करता है। पहले दिन उसका वजन 64 किलो था और कुछ ना खाने की वजह से वो 1 हफ्ते में घटकर 60 किलो हो जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और हड़ताल के 45वें दिन उसका वजन घटकर 47 किलो तक कम हो गया था। इसी बीच बॉबी सैंड्स की माँ उसे मिलने आती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करता क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि उसकी बॉडी अब ठीक से फंक्शन नहीं कर रही। उसके हार्ट और लंग्स के टिश्यूज खत्म हो रहे थे और उसकी आंतें सिकुड़ रही थी। हमें दिखाया जाता है कि बॉबी के सामने हमेशा एक खाने की प्लेट रखी जाती थी, लेकिन वो उसे हाथ भी नहीं लगाता था। न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसकी स्किन पर अजीब से घाव होने लगे थे जो दिखने में बहुत दर्दनाक थे। बॉबी को कभी कभी भूख की वजह से दौरे भी पड़ते थे, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं खाता था। एक दिन बॉबी नहाने के बाद बिना किसी सपोर्ट के खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो जमीन पर जोर से गिर जाता है और शायद यही वो समय था जब बॉबी का शरीर उसके हौसले का साथ छोड़ रहा था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बॉबी के शरीर को एक मेटल के स्टैंड और एक सफेद चादर से ढक रहा था। बॉबी की माँ उससे मिलने आती है। वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है और यहाँ पर बॉबी अपनी आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से चला जाता है। पुलिस वाले बॉबी के शरीर को हॉस्पिटल से ले जाते हैं। जब बॉबी का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके लिए उस समय 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। आखिर में हमें बॉबी के बचपन की झलक दिखाई जाती है, जिसका जिक्र अक्सर वो अपनी डायरी में किया करता था। बॉबी की मौत से सरकार को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक उन कैदियों की मौत होने लगती है जो बॉबी के बाद भूख हड़ताल पर बैठे थे। 5 मई को बॉबी सैंड्स, 12 मई को फ्रांसिस ह्यूक्स, 21 मई को रेमंड मैक्रीज और पेस्ट्री ओहेरा और 8 जुलाई को मार्टिन को मिलाकर पूरे 10 लोग इस प्रोटेस्ट में अपनी जान दे देते हैं। ये हंगर स्ट्राइक पूरे 7 महीने यानी 3 अक्टूबर 1981 तक चलती है, जिसमें कीरन डोवर्टी नाम का एक 25 साल का नौजवान सबसे ज्यादा दिन यानी पूरे 73 दिनों तक भूखे रहकर अपनी जान दे देता है। जब ये स्ट्राइक चल रही थी तो उस समय बॉबी सैंड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में एमपी के तौर पर इलेक्शन में खड़ा किया गया था। इस स्ट्राइक की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बहुत दबाव डाला गया, जिसके चलते वो बॉबी की उन 5 डिमांड्स को मानने के लिए तैयार हो गए, जिसमें उनकी शर्तें थी कि उन्हें अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का हक दिया जाए, उनकी सजा को आधा किया जाए, उन्हें जेल के अंदर खत लिखने, पार्सल भेजने और अपने परिवार से मिलने की परमिशन हो। वो अगर चाहें तो जेल में काम करने से मना कर सकें और उन्हें बाकी कैदियों के साथ बात करने की आज़ादी हो जो इस देश की आज़ादी के लिए सजा काट रहे थे। इस हंगर स्ट्राइक में जब पेस्ट्री ओहेरा और थॉमस एल्वी की मौत हुई तो वो दोनों सिर्फ 23 साल के थे।
बॉबी सैंड्स और वो सभी लोग जिन्होंने अपने हक के लिए अपनी जानें दी और जिन्होंने भी इस हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लिया, उन्हें आयरलैंड के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इसी के साथ बॉबी सैंड्स की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।